देश ने कांग्रेस को संकेत भेज दिया। अब कांग्रेस अपने दरवाजे और खिड़की दोनों बंद रखना चाहती है, तो उसमें मैं क्या करूं? बीते दिनों में हिंदू बनाम हिंदुत्व पर बड़ी डिबेट चली। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में हवा बदल रही है? पूरी सरकार जिन्ना का पेपर हल करने में व्यस्त है। ऐसे नहीं, मुख्तार अंसारी जैसे बिहेव मत करिए। व्हील चेयर में आया, योगी जी को देखने के बाद चलने लगा। अरे वो गृह राज्य मंत्री तो रोज घूमता दिखता है। कभी ऐसे ऐसे कलेवलंबलंबिता भुजंग तुंग माणिका। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। मेरे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब। जोरदार तालियों से स्वागत करिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। सिंधिया साहब नमस्कार। नमस्कार। आज जिस आप कुर्सी पर बैठे हैं, उस मंत्रालय को आपके पिता ने भी संभाला था लगभग 30 साल पहले। आज जब हम बात कर रहे हैं तो बदलाव कितना है? देखिए, उन्होंने ये मंत्रालय संभाला था मेरे पूज्य पिताजी ने 1991 से 93 तक, 2-2.5 साल पहले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ आमंत्रित किया और आपके द्वारा दर्शकों को भी मैं नमस्कार करना चाहता हूँ और आप सबको भी। 2 साल उन्होंने ये मंत्रालय का प्रभार संभाला था और उस समय भारत में एक क्लोज स्काई पॉलिसी थी और उन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था। उस समय एक ओपन स्काई पॉलिसी निर्मित की थी, जिसके आधार पर निजी क्षेत्र के कई नागर विमानन कंपनियां स्थापित हुई थी देश में, जिसमें से कई आज भी सेवावृत्त हैं। तो बहुत बड़ा बदलाव लाया था। तो मैं समझता हूं कि जब आज वो उस जिम्मेदारी और उस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, तो एक तरीके से जो प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक भरोसा जताया है, उस भरोसे पे मैं खरे उतरूं। चुनौतीपूर्ण समय है नागर विमानन क्षेत्र के लिए, केवल भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में। पर पिछले 4 महीनों में हमने बहुत तीव्र गति से कार्य किया है एक सामान्यता इस वातावरण में तैनात करने के लिए, ताकि हमारे यात्रियों को भी सुगमता से और सरलता से ये सेवा उपलब्ध हो पाए। और कई नए कीर्तिमान हमने स्थापित किए हैं। डोमेस्टिक ट्रैफिक को 100% तक हम लोगों ने नॉर्मलाइज कर लिया है। 18 अक्टूबर को 100% कैपेसिटी हो चुकी थी। आपने एक 100 दिन का प्लान बनाया था जब आप मंत्रालय में आए थे, तो वो कहां तक पहुंचा है? देखिए, मेरा 100 दिन का की जो योजना बनाई थी मैंने, जो आपके चैनल के द्वारा भी मैंने राष्ट्र के समक्ष रखा था, वो 100 दिन मेरे पूरे होते हैं करीब 12 दिसंबर को, और पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके समक्ष रहूंगा। उसमें 3 भाग थे। कई बार इस नागर विमानन क्षेत्र को देखा जाता है केवल एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स तक सीमित, पर इस क्षेत्र में एक पूरा इकोसिस्टम बसा हुआ है। जिस तरीके से ऑटो इंडस्ट्री में हम लोग केवल गाड़ी को देखते हैं लेकिन पुर्जे वाले कंपनी को नहीं देखते, दूसरे एंसिलरीज को नहीं देखते, वैसे ही नागर विमानन क्षेत्र में एक पूरा इकोसिस्टम बसा हुआ है। और मेरा दायित्व नागर विमानन मंत्री के द्वारा केवल एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स के प्रति नहीं है लेकिन पूरे इकोसिस्टम के प्रति है। तो एक भाग मेरा पॉलिसी का है, क्योंकि सरकार की नीति और सरकार की सोच और विचारधारा भी एक फैसिलिटेटर के रूप में होनी चाहिए इस क्षेत्र में। तो कई हमने परिवर्तन वहां लाए हैं। दूसरा भाग है अधोसंरचना, जहां एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर ड्रोम्स, कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी हो।
और तीसरा विभाग है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो तीनों में अलग अलग खंडों में प्राथमिकता मैंने रखी है और आने वाले 10 दिन के अंदर वो आपके समक्ष रखी जाएगी। एक सवाल जो कि इस समय हर जनमानस के मन में है और वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, कोरोना का एक नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन वायरस, वो दुनिया भर में काफी दहशत फैला रहा है और ये हमारे देश के लिए भी चिंता का विषय है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इसको लेकर बड़ा सारा कंफ्यूजन है, फ्लाइटें आएंगी, रोकी जाएंगी, स्थिति कैसी होगी? देखिए, ये एक ऐसी महामारी है जो विश्व के किसी देश ने पिछले 100 सालों में सामना नहीं किया था। पहला अल्फा वेरिएंट आया, जो अल्फा वेरिएंट के समय में मैं भी संक्रमित हो गया था पहले दिनों में। फिर डेल्टा वेरिएंट आया, फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट आया और आज ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है। सावधानी हमें बरतनी होगी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान है तो जहां है, तो देश की जनता 130 करोड़ जनता को सुरक्षित रखना, उनकी हिफाजत करना, यह सरकार का पहला दायित्व होता है। तो हमारी सोच है और बड़े तहकीकात के साथ हमने स्ट्रैटेजी बनाई है। 11 एट रिस्क कंट्रीज हैं जहां ये वेरिएंट पाया गया है, उन देशों की सूची हमने बनाई है और जो फ्लाइट्स उन देशों से आएगी भारत में, हर एक यात्री का टेस्टिंग होगा। हमने रेखांकित किया है कि ये 11 देशों से फ्लाइट्स करीब 12 से 15 एयरपोर्ट्स में आती हैं। पिछले 3 दिनों में रात दिन हमारे विभाग ने कार्य करके सारे उन एयरपोर्ट्स में आरटीपीसीआर की टेस्टिंग फैसिलिटी, दोनों नॉर्मल आरटीपीसीआर और रैपिड आरटीपीसीआर दोनों, क्योंकि नॉर्मल आरटीपीसीआर 4 से 5 घंटा लगता है उसका टेस्ट का रिजल्ट वापस आने के लिए, रैपिड आरटीपीसीआर 60 से 90 मिनट में रिजल्ट आ जाता है। उसी के साथ वेटिंग एरिया, क्योंकि जितने यात्री आए उनके लिए सुलभ वेटिंग एरिया हो, खान पान की व्यवस्था, ये सब नियम हमने पिछले 3 दिन में 15-18 एयरपोर्ट्स में तय कर दिए। लेकिन विपक्ष का इसमें लगातार आरोप है कि पिछली बारी जब भी वेरिएंट आया तो केंद्र सरकार ने कंफ्यूजन बरकरार रखा और आज की तारीख में भी जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो एयरपोर्ट्स पे क्योस बचा हुआ है और दिक्कत यह है कि 6-6 घंटे लोगों को इंतजार कराया जा रहा है, जो बड़ी समस्या है। तो पहले तो मैं कहूं कि विपक्ष का आरोप है कि हम लोग कंफ्यूज्ड हैं। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष ही कंफ्यूज्ड है, क्योंकि विपक्ष को नहीं मालूम कि अपोज करें या प्रपोज करें। पहले वैक्सीन पर टिप्पणी की जा रही थी, कोई कह रहा था बीजेपी का वैक्सीन है, कोई कह रहा था फलाने का वैक्सीन है, ढिमके का वैक्सीन है, फिर कहा गया कि वैक्सीन में मांस है। आज देश में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया है कि 130 करोड़ वैक्सीन केवल भारत में लगे हैं पूरे विश्व में, यह कीर्तिमान किसी और देश ने स्थापित नहीं किया है। और आज मुझे गर्व है एक भारतीय होने के नाते कि जिस देश में 70 सालों में आपने और हमने मिलकर केवल निर्यात किया था वैक्सीन का, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, बीसीजी का वैक्सीन, पूरे विदेश से हम लोगों को निर्यात करना पड़ता था, और वो भी वैक्सीन बनने के 10 साल बाद आज उसी देश में 2-2 वैक्सीन बने हैं और हमने उन वैक्सीनों का निर्यात किया है, जिनका आयात किया जाता था, जिनको इंपोर्ट किया जाता था, आज उनका हमने एक्सपोर्ट किया है पूरे विश्व को। तो ये कीर्तिमान भारत ने स्थापित किया है मोदी जी के नेतृत्व में। और जो विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज है, और उसमें मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में। हम सब आपके समक्ष नतमस्तक हैं, क्योंकि आपका जो पेन है, कलम है, वो तलवार से ज्यादा महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। तो आप भी कृपा करके अपना रिसर्च करके टिप्पणी करिएगा, क्योंकि इस ऑडियंस में अगर आप जो अफरा तफरा पूरी तरह से फैली हुई है, जो पहले दिन में हमने सुनिश्चित करके जितना हो सका हमने किया है। और मैंने अपने आप आपको कहा है कि पहले 2-3 दिन में थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, पर अब आरटीपीसीआर का अगर समय आप अगर घर पे भी लेंगे तो आपको 5 घंटे लगेंगे रिजल्ट लेने के लिए, तो अगर आप एयरपोर्ट में हैं तो फिर 5 घंटे लगेंगे। पर जिन लोगों ने रैपिड लिया है
वो 60 मिनट या 90 मिनट में निकल चुके हैं। क्योंकि आप तो ये थोड़ी कठिनाई है जो अब हमको सावधानी और हमको जिम्मेदारी बरतनी होगी देश के नागरिक होने के नाते। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम लोग उस पॉइंट पे कंट्रोल न करें और अगर हम लोग बाहर निकल जाए तो सुपर स्प्रेडर्स भी हो जाएंगे। तो देश हित के नाते थोड़ी कठिनाई का सामना अगर हमें करना पड़े तो मुझे लगता है हमें थोड़ा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है और मैं आपकी इसमें आपकी तारीफ भी करना चाहता हूं कि आपने बोला कि 6 घंटे का कोविड टेस्ट का इंतजार आपको घर पे भी करना पड़ता है। लेकिन जब इसको पॉलिटिकल एक्टिविटी बनाया जाता है, इस पर बयानबाजी होती है, महाराष्ट्र सरकार कुछ कहती है, कांग्रेस कुछ कहती है, तो फिर सवाल नहीं, आप दोनों चीजों को अलग करिए जी। कुछ लोगों की आदत है केवल राजनीति करना, उनके लिए राजनीति नंबर 1 होता है और देश हित और देश नंबर 2 नहीं नंबर 10 होता है। अब उन लोगों को सुधारने में ना आप लग सकते हो और ना हम लग सकते हैं। चलिए हमें देश हित देखना है, प्रगति देखना है, सकारात्मक सोच लगाकर हमें कार्य करना है। कोई लोग ऐसे हैं जो कठिनाई में भी विकास और प्रगति का अवसर ढूंढते हैं, प्रधानमंत्री जी की तरह, और कोई लोग ऐसे हैं जो अवसरों में भी कठिनाई देखते हैं। अब उनकी मानसिक प्रवृत्ति तो हम लोग बदल नहीं सकते। अब ठीक है। और दूसरी बात जो आपने कही महाराष्ट्र सरकार के बारे में, मैं आपको कहना चाहता हूं, संसद में भी हमारे बहुत एक माननीय सदस्य ने मुझे प्रश्न पूछा था कि क्या विश्व में हम एक कॉमन नॉर्म नहीं बना सकते, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आईकाओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ सारे देशों के लिए। लोकतंत्र में हर देश की जिम्मेदारी और हर देश का दायित्व है अपने देश के लिए नीति बनाने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा आपको सुरक्षित रहना है तो वो आप प्रजातंत्र में आपका हक है। अगर कोई देश समझता है कि नियम नहीं रखने की जरूरत है तो वो उनका हक। पर यहां तो स्टेट की बात सुन लीजिए ना, आप कठिनाई है कि आप मुझे समय नहीं दे रहे। मैं तो पूरा समय दे रहा हूं आपको। वही रूल देश के अंदर लागू होता है। जी। नियम हमने बनाया है देश के लिए, पर अगर कोई राज्य समझता है कि और कुछ सावधानी उसे बरतनी होगी तो उसे हमें उस सोच विचारधारा का भी मान सम्मान हमें करना होगा। क्योंकि हम कोविड की बात कर रहे हैं और अभी हाल में एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, जिसको लेकर सवाल खड़े हुए कि कांग्रेस बनाती थी, नरेंद्र मोदी की सरकार बेचती है। इस आरोप का आप जवाब क्या देंगे? देखिए, मैं तो एक ही जवाब देता हूं जो मैंने संसद के पटल पर और संसद के भाषण में मैंने दिया है। नेता लोग झूठ बोल लेंगे पर आंकड़े कभी झूठे नहीं हो सकते। जिस दल ने अपने कार्यकाल में 25 से अधिक सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया हो, टू बी एग्जैक्ट 99,000 करोड़ का विनिवेश किया हो अपने कार्यकाल में, वो ये आरोप लगाए तो मैं समझता हूं कि इट्स अ लिटिल टू मच। कांग्रेस कहती है ये देश की उड़ान थी। कांग्रेस कहती है ये देश की उड़ान। सवाल सुन लीजिए, कांग्रेस कहती है ये देश की उड़ान थी, आपने उसको बेच दिया। तो मैं जवाब देना चाहता हूं, जिस पार्टी के कार्यकाल में ये स्थिति निर्मित हुई है आज जी, कि आज हमें एयर इंडिया को बेचने के लिए हम लोगों को निर्भर होना पड़ रहा है। जिस एयर इंडिया में आज 20 करोड़ रुपए प्रतिदिन का लॉस था, मतलब साल में 7,250 करोड़ का लॉस, जिस एयर इंडिया में 32,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सरकार की गई है, सरकार की मतलब आपकी, हमारी, ये इनकम टैक्स पेयर्स की राशि है, जिस एयर इंडिया में 92,000 करोड़ रुपए का डेट है, जिस एयर इंडिया में 55,000 करोड़ की गवर्नमेंट गारंटी है, जिस एयर इंडिया में आज 45,000 करोड़ का डेट बाकी है, मतलब 2 लाख करोड़ रुपए, क्या यह पैसा आपका, आपके दर्शकों का विकास और प्रगति और जन कल्याण और गरीबी उत्थान की योजनाओं में और अधोसंरचना में हमें खर्च करना चाहिए? या ये गर्व रखना कि पट्टी आपके कंधे पे है कि एयरलाइन सरकार चला रही है? क्या सरकार का काम है एयरलाइन चलाना, या सरकार का काम है विकास और प्रगति और अधोसंरचना और जन कल्याण की योजना चलाना? यह प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, यहां पर तो जिम्मेदारी मेरी है आपसे प्रश्न पूछने की। आप विपक्ष को समझा नहीं पाते या आप समझाना चाहते नहीं है? क्योंकि आरोप यह लगता है कि यह सरकार एरोगेंट है। देखिए,
मैं तो सेवक हूं सभी सांसदों का। जब एक विषय उठा था और मुझसे निवेदन किया गया था कि मैं हिंदी में बोलता हूं संसद में, तो कहा गया कि अंग्रेजी में बोलिए, तो मैंने कहा आप अंग्रेजी, आपका आदेश है तो मैं अंग्रेजी में बोलता हूं जी। सेवा भाव के आधार पर ही ये सरकार चल रही है। 130 करोड़ जनता की आशा और अभिलाषा के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने ये जिम्मेदारी उठाई है और सेवा भाव के आधार पर उठाई है, और वही एक पद्धति हम सब में वो हर दिन डालते हैं जी। ये सरकार सेवा की सरकार है और उसी आधार पर हम चलते हैं। पर अगर कई लोगों की सोच विचारधारा एक ही ध्रुवी पर है और उसे आप जो चाहे आप बदल ना पाए, तो फिर आप करो भी क्या। मेरा अगला प्रश्न है, कुशीनगर का भी एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया, जेवर के एयरपोर्ट के लिए अभी पत्थर रखा गया, और अखिलेश यादव कहते हैं कि फीता काटने के लिए कुशीनगर के अंदर सिंधिया जी अभी आ गए, योगी जी भी पहुंच गए, प्रधानमंत्री जी भी पहुंच गए, प्लानिंग सब हमारी थी, और जेवर का एयरपोर्ट पहले क्यों नहीं उस पर पत्थर रखा जा सकता था, अब क्यों रखना पड़ा? क्योंकि चुनाव है और बीजेपी डर रही है। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूं कि आंकड़े और इतिहास ऐसा है जिस पर कोई सवाल जवाब या बहस नहीं हो सकता। जेवर की एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी 2001 में, जब राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि जेवर में एयरपोर्ट बनना चाहिए, दिल्ली के लिए दूसरा एयरपोर्ट बनना चाहिए। उनके कार्यकाल के बाद जितनी भी सरकारें आई, मैं किसी के नाम नहीं ले रहा हूं, मैं जितनी भी सरकारें आई हैं, सारी की सारे ने फाइल को कबड़ में बंद करके धूल चाटने के लिए छोड़ दिया था, और उसके आधार पर आगे भी सब चाहते थे, हर नेता, कि वो एयरपोर्ट उनके क्षेत्र में बने। मैं किसी क्षेत्र का नाम नहीं ले रहा हूं, समझदार को इशारा काफी है। और 2012 में अंत में चिट्ठी लिखी गई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा कि जेवर का एयरपोर्ट का फाइल बंद किया जाए। और जब प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री का पद उन्होंने ग्रहण किया और 2017 में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, तभी तीव्र गति इस एयरपोर्ट को मिली है। और आप कह रहे हो कि चुनाव के पहले क्यों? तो क्या आप चाहते हो कि नियम के कायदे कानून पूरे का पालन करने के बिना एयरपोर्ट का शिलान्यास हो? एयरपोर्ट का शिलान्यास तब हुआ है जब सारे एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस, सारे टेक्निकल क्लियरेंसेस, सब कुछ होने के बाद, क्योंकि हम वो सरकार हैं जो नियम और कानून के आधार पर हम लोग करते हैं। प्रजातंत्र में वही नियम होना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं जो दूसरे दल करना चाहते हैं। जी, अब क्योंकि चर्चा का आखिरी दौर बचा है तो थोड़ी राजनीतिक चर्चा करनी बेहद आवश्यक है। बीते दिनों में हिंदू बनाम हिंदुत्व पर बड़ी डिबेट छिड़ गई। आपके फॉर्मर कोलीग सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी और उस किताब के बाद बवाल मच गया। उन्होंने बोला कि ये जो बीजेपी और आरएसएस का हिंदुत्व है, ये बोको हराम और आईएसआईएस के बराबर का हिंदुत्व है। क्या कहना चाहते हैं? जितनी निंदा मैं करूं उस वक्तव्य का, वो कम होगा। इस देश में हम ना भूलें, हिंदवी स्वराज का सपना और सोच और विचारधारा छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू की थी। ये नई कोई सोच विचारधारा नहीं है इस देश में। लोकतांत्रिकरण, भारत भारतीयों के लिए, ये सोच और विचारधारा छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से शुरुआत हुई थी। उस समय 130 करोड़ नहीं थे, पर 40-50 करोड़ हमारे देश के वासियों के लिए, सभी समाजों को लेके, सभी धर्मों को लेके। पर ये पैटर्न आपको लग रहा है? ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं, प्रश्न ये है कि मेरा धर्म, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, और मेरा धर्म एक धर्म नहीं है, एक दर्शन शास्त्र है। वासुदेव कुटुंबक, ये हमारी धर्म की सोच है। और जिन लोगों की सोच और विचारधारा इतनी संकीर्ण होगी, मैं वहां अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। लेकिन एक पैटर्न बन गया जिसपे राहुल गांधी जी ने भी बोला, जिसपे राशिद अल्वी ने बोला कि जो जय श्री राम बोलते हैं वो राक्षस है। मणिशंकर अय्यर ने भी इसी तरह का बयान दिया। क्या आपको लगता है ये यूपी चुनाव से पहले एक पोल? देखिए, मैं आपको केवल एक चीज कहना चाहता हूं। जी, अंत में इस देश में सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा जज जी हमारी जनता है। और जनता ने अपना मत एक बार नहीं, लेकिन 2 बार नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 2 बार और प्रादेशिक स्तर पर बार बार
गूंज के सुना दिया है। कोई लोग ऐसे हैं जो सुनना ही नहीं चाहते, तब क्या करें? अब मोहन भागवत के लिए दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि कौन से मठ, अखाड़ा परिषद के मठ के ये अध्यक्ष हैं जो हिंदुओं को सर्टिफिकेट देते हैं। देखिए, मेरी आदत नहीं है कि दूसरे लोगों की टिप्पणी पर मैं टिप्पणी दूं। मेरी राजनीति का एक स्तर है। मेरा मकसद जिंदगी में राजनीति नहीं है, जनसेवा है, और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। तो मैं अपना समय सकारात्मक सोच और जनसेवा में समर्पित रखता हूं। दूसरे लोगों की टिप्पणी में, टीका टिप्पणी करने में, इसमें मैं व्यर्थ नहीं करता। हाल ही में एक ममता बनर्जी की बड़ी स्टेटमेंट आई। उन्होंने बोला कि विदेश में रहकर राजनीति नहीं होती, और वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का विकल्प बनना चाह रही है देश भर में। तो 2024 में नरेंद्र मोदी के मुकाबले अब ममता बनर्जी को देखते हैं, और जो राहुल गांधी पर उन्होंने टिप्पणी करी उस पर आपकी राय? देखिए, दूसरे दलों पर टिप्पणी करना मैं नहीं समझता कि उचित है जी। ये तो सर्वविदित है कि मैं तो ये मानता हूं कि एक भारतीय होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते एक मजबूत विपक्ष इस देश में जरूरत है। और आज जो खाई है, अब विपक्ष को ही सोचना होगा कि उस खाई को कैसे भरना। ममता बनर्जी की टिप्पणी पर आप क्या कहते हैं? वर्तमान में खींचतान चल रही है जी। एक पार्टी को नहीं मालूम कि दूसरे पार्टी पर टिप्पणी करें या उनका साथ दें। कभी तो साथ देते हैं, कभी तो टिप्पणी देते हैं। तो इस कठिनाई का समाधान उनको निकालना पड़ेगा। हमें जो जिम्मेदारी दी गई है देश हित की, प्रगति की, विकास की, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें और जनता की आशाओं और आशंकाओं पर खड़े उतरें। यह हमारी जिम्मेदारी है जिस पर हमें अपना ध्यान देना। ममता जी की टिप्पणी पर आप क्या कहते हैं, जो उन्होंने बोला कि विदेश में रहकर राजनीति नहीं होती, जमीन पे उतर के करनी पड़ती है? ये सच्चाई है। तो राहुल गांधी आपको लगता है विदेश से राजनीति करते हैं? इसमें टिप्पणी की क्या बात है? तो सच्चाई है। अगर देश में जनसेवा हमारा मकसद है तो हमें जमीन पर उतरकर उस पे लगना होगा, चाहे जिस ओहदे पे भी आप हो, चाहे आप सामान्य कार्यकर्ता हो, चाहे आप विधायक हो, चाहे आप सांसद हो, चाहे आप मंत्री हो, जिस ओहदे पे भी हो, उसके आधार पर आपको करना होगा। आखिरी सवाल है ये, राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार डराकर देश पे राज करना चाहती है। देखिए, मैं तो कहता हूं कि इस पर एक बार नहीं लेकिन बार बार ने देश ने कांग्रेस को संकेत भेज दिया है। अब कांग्रेस अपने दरवाजे और खिड़की दोनों बंद रखना चाहती है, तो उसमें मैं क्या करूं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हर सवाल का बेबाकी के साथ जवाब देने के लिए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ना सिर्फ एयरलाइन सेक्टर की बात करी है, उन्होंने हर विषय पर बेबाकी से जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंधिया साहब। प्रोनाउंसिएशन में गलती थी। अरे मैं और दोबारा सुना दूं। आप जरा कहिए। जटाटवीकरज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब लंबिता भुजंग तुंग मानिका डमट 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 चकार चंड तनो तनु शिव शिव। पूरे देश की नजर इस समय एक ही प्रदेश पे है। हालांकि वहां से उत्तर अभी नहीं आया। आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बाजी कौन मार सकता है, इस समय लाख टके का सवाल यही है। और इस पर संवाद करने के लिए, इस पे चर्चा करने के लिए, बेबाकी से बात करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं अपने अपनी पार्टी के 4 धुरंधर नेताओं को। मैं सबसे पहले आमंत्रण करता हूं आम आदमी पार्टी के सांसद, वरिष्ठ नेता संजय सिंह जी का। आपका अभिनंदन है। मैं बुलाना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता अनुराग भदौरिया का। मैं बुलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता गौरव वल्लभ जी को। और अंत में मैं बुलाना चाहता हूं उस पार्टी के नेता को जो पार्टी इस समय डिफेंडिंग चैंपियन है, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन क्या वो सरकार रिपीट करेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश ने आज तक में कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ है, ये इतिहास रहा है। क्या वाकई बीजेपी वापसी कर सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर योगी आदित्यनाथ ये चुनाव हार जाएंगे?
मैं बुलाना चाहता हूं बीजेपी के धाकड़ नेता प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा को। तो यह संवाद बेहद महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत जब हम करेंगे तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसका होगा उत्तर प्रदेश। संजय जी, शुरुआत आपसे करते हैं और पहला सवाल मेरा यही है कि क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में हवा बदल रही है? उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता, उसको तय करना है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पिछले लगभग 5 वर्षों में जो सरकार चली है, उसने जो वादा किया था उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का, नारा था इनका न भ्रष्टाचार न गुंडा राज, और ये नारा देके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी। पिछले 5 वर्षों में हुआ क्या है उत्तर प्रदेश में जी? अगर आप नौजवानों की बात करें तो अभी आपने देखा 20 लाख से ज्यादा बच्चे टीईटी की परीक्षा में बैठे हुए थे। परीक्षा केंद्र पर जब थे तो बताया गया पेपर लीक हो गया, और अकेले टीईटी नहीं, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एक के बाद एक। नौजवानों के जीवन से जुड़ी हुई परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है क्योंकि पूरी सरकार आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिन्ना का पेपर हल करने में व्यस्त है। जिन्ना का पेपर हल कर रहे हैं लोग। की बात तो अखिलेश यादव कर रहे थे, जिनसे आप समझौता कर रहे थे। मैं आप पूरी बात सुन लीजिए। जी जी। किसानों का सवाल अगर हम करें जी, फसल के दाम के लिए उनको लाठियां खानी पड़ती हैं, आंसू गैस के गोले झेलने पड़ते हैं, काला कानून है तो 1 साल तक सड़क पर आपको बैठना है। खाद के लिए जिसकी समस्या खत्म हो गई थी लगभग, इस बार लाइनों में लग के किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कोरोना की महामारी में हमने देखा नदी के घाट पर लाशें सड़ी हुई पाई गई, कुत्ते नोचते हुए देखे गए, चील कौवे नोचते हुए देखे गए। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप भ्रष्टाचार की बात करें तो प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के नाम पे 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर खरीदी जाती है। जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार होता है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के नाम पे 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा जाता है। कस्तूरबा गांधी के विद्यालय जब बंद थे कोरोना के काल में 9 करोड़ रुपए खाने और स्टेशनरी के नाम पे, बच्चियों के नाम पे निकाल लिए जाते हैं। तो भ्रष्टाचार भी रहा, गुंडा राज भी रहा, और फर्जी इनकाउंटर के मामले में उत्तर प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया। 1318 कस्टोडियल डेथ हुई है। ये कोई हंसने की बात नहीं है। मैं गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं कि आज फर्जी इनकाउंटर के मामले में, कस्टोडियल डेथ्स के मामले में उत्तर प्रदेश आगे जा रहा है। कहीं अरुण वाल्मीकि को पीट के मार दिया जाता है, कहीं मनीष गुप्ता को पीट के मार दिया जाता है, कहीं इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या कर दी जाती है। ऐसी तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में बताती हैं कि आज जो कुशासन है उसके बदलाव की जरूरत है। अब देखिए, बाकी 3 और फेलो पैनलिस्ट हैं और संबित पात्रा, आपके पास मुझे आना पड़ेगा इसका जवाब लेने के लिए। वो कहते हैं हम गन्ने की बात करते हैं, आप जिन्ना की बात करते हैं। केशव मौर्य कहते हैं काशी में भव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, मथुरा में भी अब बन जाएगा। लेकिन इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क एक बयान दे देते हैं, आप चाहते हैं चुनाव को पोलराइज करना, बाकी मुद्दों पर नहीं लेके जाना। अमीश भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है ध्रुवीकरण के विषय में, उसके विषय में बाद में बताऊंगा। पहले डेवलपमेंट के कुछ 10-20 सेकंड के विषय में आज बात कर लें, उसके बाद ध्रुवीकरण और जो मंदिर के विषय में बात थी उसे बताऊंगा। सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की क्यों बनने वाली है और क्यों बननी चाहिए। मिशन किसान कल्याण के अंतर्गत योगी सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए से 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण मोचन किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 2 करोड़ 53 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 37,521 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। आजादी के बाद जहां उत्तर प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज वहां हर जनपद में 1 मेडिकल कॉलेज होगा। 59 मेडिकल कॉलेजेस प्रॉमिस किए गए हैं और उनमें से 9 मेडिकल कॉलेज इनैगोरेट हो चुके हैं। 32 मेडिकल कॉलेज इनैगोरेट होने लायक अगले साल तक बन जाएंगे। मायावती सरकार ने 91,000 युवाओं को नौकरी दिया था, समाजवादी पार्टी ने 2 लाख युवाओं को नौकरी दिया था। योगी सरकार ने 4.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिया है। 3.50 लाख युवाओं को संविदा पर सरकारी नियुक्ति दी है। योगी सरकार, आपने देखा होगा एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के विषय में 5 एयरपोर्ट योगी सरकार ने बनाए हैं। योगी सरकार ने जिस प्रकार से वहां अंकुश लगाया है,
जो कानूनी व्यवस्था थी उसके ऊपर जिस प्रकार अव्यवस्था को खत्म किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। देखिए आज लोग एनकाउंटर के विषय में बात कर रहे हैं, मैं गर्व के साथ कहता हूं उन लोगों को जो लोग साधारण लोगों के जीवन को रौंदते थे, मारते थे, आज वो डर रही है। हंसने का विषय नहीं है। आज वो जाके सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि प्रभु माय लॉर्ड हमें बचा लीजिए, हमें जेल भेज दीजिए, वरना योगी हमें छोड़ेगा नहीं, योगी हमें छोड़ेगा नहीं। दूसरा, मैं गर्व के साथ, अमीश भाई 10 सेकंड, मैं गर्व के साथ कहता हूं आज 1900 करोड़ रुपए इन जो आतंकवादी थे, ये जो गुंडे थे, उनके जब्त किया है योगी जी ने। इससे पहले आप सोचिए मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये लोग राज्य करते थे, इनके कारण से उत्तर प्रदेश चलता था। मुख्तार अंसारी किस प्रकार से पंजाब की जेल से आना नहीं चाहता था उत्तर प्रदेश, धन्यवाद योगी जी का, व्हील चेयर में आया, योगी जी को देखने के बाद चलने लगा। ये होता है डर, और ये डर अच्छा है। देखिए मैं एक बात आज कहना चाहता हूं, यदि कुछ लोगों को जिन्ना के विषय में आलोचना करना, जिन्ना का महिमा मंडन करना कन्वीनियंट लगता है, तो हां मैं गर्व से कहता हूं भगवान राम को महिमा मंडित करने में और भगवान कृष्ण को महिमा मंडित करने में मुझे गर्व लगता है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं और इसे छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसको बोलने पर अगर हिंदू पोलराइज होता है तो इसमें क्या आपत्ति है? पोलराइज इसको कह रहे कि नहीं, इसको बोलने से पोलराइज हिंदू नहीं होता। हिंदू पोलराइज करने की कोशिश होती है जब केशव मौर्य का ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि देखिए अब काशी में भव्य मंदिर बन रहा है, मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा, तो फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी का बयान आता है। क्यों नहीं बनेगा भव्य मंदिर? देखिए कुछ लोग ऐसे थे हिंदुस्तान की राजनीति में जिन्होंने गर्व से सीना तान करके कहा अभी तो केवल 50 को मारा है, आवश्यकता पड़ने पर कई 100 लोगों को हम गोली से मार देते। हम गर्व से कह रहे हैं भव्य मंदिर बनाएंगे, वो गर्व से मारे, हम गर्व से बनाएंगे। बड़ी लड़ाई है ये, और ये बड़ी लड़ाई में आम आदमी पार्टी, आरएलडी, उसके साथ साथ कई छोटे दल आपके साथ है। लेकिन ये शफीकुर रहमान बर्क ने जो बयान दिया है कि मुसलमान किसान की तरह सड़क पे उतरेगा, क्या आपको लगता है वो जायज बात है? अब मैं जवाब दे दूं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो इतनी बड़ी एक्टिंग की, थिएटर आर्टिस्ट लग रहे थे जिस तरह से कर रहे थे वो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप गुंडों की बात करते हो, रौंदने वाले के पिताश्री को आप जेल नहीं भेजते हो, आप उसका देश का गृह राज्य मंत्री बनाए रखना चाहते हो। आप में हम में ये फर्क है। आप जिनका नाम ले रहे हो हमारी सरकार के पहले से ही जेल में है, लेकिन आपके यहां रौंदने वाले को, किसान को रौंद के मार दिया और उसके पिताश्री को बार बार कहने के बाद आप उसको नवाजते हो गृह राज्य मंत्री से, और फिर आप कहोगे कि नहीं हम गुंडा खत्म करना चाहते हैं। आप मेडिकल हॉस्पिटल की बात कर रहे थे। मेडिकल हॉस्पिटल का आलम यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, आप उनको जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहले थे उनको बता दे रहे हो कि हमने मेडिकल कॉलेज बना दिया। क्या बात कर रहे हो? आपने कौन सा मेडिकल कॉलेज बना दिया? अगर आपने बनाया होता तो पात्रा जी आपको पेपर लेके नहीं आना पड़ता, हमारी तरह बता रहे होते कि हमने बांदा में बनाया, हमने अयोध्या में बनाया, हमने बदायूं में बनाया, हमने जौनपुर में बनाया, हमने आजमगढ़ में बनाया, हमने लखनऊ बनाया, हमने सीतापुर में बनाया, हमने लखीमपुर में बनाया। ये सब रटे होते आपको और आपको बताना नहीं पड़ता। मेट्रो हमने बनाई, हम डंके की चोट पे बोलते हैं। 1090 महिला समस्या के लिए हमने बनाया, 100 डायल हमने बनाया जिसको आपने 112 कर दिया। समाजवादी पेंशन, वृद्धा पेंशन हमने दी, महिला वृद्धा पेंशन हमने दी, स्टेडियम हमने बनाए, हॉस्पिटल हमने बनाए। भैया आपने क्या बनाया? आपने सिर्फ एक चीज का विकास किया है, एक चीज का विकास किया है। कैसे हम गुमराह कर दें जनता को, कैसे हम आम जनता को, एक मिनट, कैसे हम आम जनता को गुमराह कर दें और समाज के जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार, किसानों को के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उससे ध्यान डाइवर्ट करके हम इधर उधर ले जाएं, तभी इनके जो डिप्टी सीएम है इस तरह का ट्वीट करते हैं। अनुराग, बिल्कुल आपने बोला आपने इतने सारे मेडिकल कॉलेज बनाए, लेकिन इसके साथ साथ आपने मुख्तार अंसारी को भी बना दिया, शायद इसके साथ साथ आपने अतीक अहमद को भी बना दिया, तो सवाल खड़े होंगे इस पर भी। मैं आ रहा हूं, आप मेरे को गलत बोलोगे तो आप बताओ कैसे बनाया? मुख्तार अंसारी किसके कार्यकाल में बोला? अतीक अहमद किसके कार्यकाल में बोला? जीते? अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप, किसी का भी नाम लेके आप कह दोगे कि नहीं वो ऐसा। मुख्तार अंसारी का भाई तो आपकी पार्टी में ही है। अरे आपके भाई क्या करते हैं? क्या एंकर है क्या टीवी न्यूज 18 में? अरे भाई भाई में फर्क ही नहीं समझते आप। अरे यार मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है तो उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हो गए क्या? कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। बहुत फर्क होता है। अच्छा, इंडिविजुअल में बहुत फर्क होता है। तो मुख्तार अंसारी टिकट नहीं मिलेगी, अब मुख्तार अंसारी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐलान कर दीजिए। बिल्कुल गलत साबित करिए। सुन लीजिए, मैं आप अच्छा मुझे बोलने, सवाल ये नहीं है।
न्यायपालिका डिसाइड करती है कौन क्रिमिनल है कौन क्रिमिनल नहीं। हम बीजेपी की तरह नहीं है झूठ बोलते हैं। आपको ईमानदार व्यक्ति लगता है? मैं क्यों बोला ईमानदार? मैंने कब बोला ईमानदार होता? तो फिर न्यायपालिका गलत लगता है, गलत लगता है, हिंदुस्तान गलत लगता है। हिंदुस्तान में ईमानदार लगता है ना गलत लगता है? मेरी बात तो अब बोल नहीं रहे। बोल रहा हूं ना, हिंदुस्तान संविधान और न्यायपालिका से चलता है। अगर न्यायपालिका किसी को फांसी देगी तो देगी, गलत करेगा। गौरव वल्लभ जी का मैं रुक करता हूं। गौरव वल्लभ जी, उत्तर प्रदेश में आपके लिए किस चीज की लड़ाई है? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी आपके साथ नहीं आना चाहती, बीएसपी भी नहीं आना चाहती, ममता बनर्जी तो कह रही है कि विदेश में बैठकर राजनीति नहीं होती है, सड़क पे उतरना पड़ता है। ये राहुल जी के लिए कह रही है। जी, हमारे लिए महिलाओं के स्वाभिमान की लड़ाई है। हमारे लिए उत्तर प्रदेश की लड़ाई उन्नाव की जो दुष्कर्म से पीड़ित बच्ची है उसकी लड़ाई है। हमारे लिए उत्तर प्रदेश की लड़ाई हाथरस में जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी लड़ाई है। हमारे लिए उत्तर प्रदेश की लड़ाई लखीमपुर में जिस गाड़ी के टायरों के नीचे किसानों को कुचला गया उसकी लड़ाई है। इन्होंने संबित भैया ने अभी कुछ बातें बताई। भैया बोल रहे थे कि कोई भी आरोपी बाहर नहीं है। अरे वो गृह राज्य मंत्री तो रोज घूमता दिखता है। कभी ऐसे ऐसे गृह मंत्री जी ऐसे ऐसे दिखता ही नहीं उनको, उनके पीछे बैठा हुआ है। कभी यूनाइटेड नेशंस में अभी भाषण देने गए हुए हैं। देश के गृह राज्य मंत्री जो कि जिनका बेटे ने किसानों को कुचला, वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। वो आपको नहीं दिख रहा? चलो नहीं दिख रहा। गोरखपुर में सरेआम एक व्यापारी को गोली मार दी जाती, वो इनको नहीं दिख रहा। लखनऊ में एक एप्पल के एग्जीक्यूटिव को सरेआम गोली मार दी जाती है, वो नहीं दिख रहा। अरे परीक्षा तो करा नहीं सकते हो, सरकार क्या खाक चलाओगे? एक टेट की परीक्षा तो हुई नहीं और सरकार चलाने की बात करते हो। मैं चैलेंज करता हूं, यहां बैठा हुआ चैलेंज करता हूं, एक ऐसी परियोजना योगी सरकार की बताएं जो उन्होंने कंसीव की हो और जिसको एग्जीक्यूट कर दिया हो। मैं चैलेंज करता हूं, एक योजना बताइए। हम एक साल बाद एक मिनट हम एक साल बाद मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। लेकिन वो ममता बनर्जी पर आप कुछ नहीं बोले। क्यों भाई? 5 साल क्या कर रहे थे? क्या गंगा मैया के अंदर लाशें तैरने का इंतजार कर रहे थे? क्या सरयू के अंदर लाशें तैरने का इंतजार कर रहे थे? हमने 9 का उद्घाटन कर दिया, इन्हीं के शब्द है। क्यों भाई 5 साल तक उद्घाटन क्यों नहीं हो सकता था? ये चुनाव से पहले ही उद्घाटन क्यों होता है कि चुनाव के होते ही बस आप नंबर दिखा दो? देखिए ऑप्टिक्स की राजनीति। एक मिनट सर, उत्तर प्रदेश की बात है, पूरी होने दीजिए। उत्तर प्रदेश आगे भी वक्त जाना है, आप अपनी बात को पूरी कर मैं ये कह रहा हूं, ये 5 चुनाव से 3 महीने पहले उद्घाटन योगी जी को क्यों याद आते हैं? जवाब ले लेते हैं। और एक संयोग है या प्रयोग है अमीश भाई, जब महिला के साथ दुष्कर्म होता है योगी सरकार उस दुष्कर्म करने वाले के साथ खड़ी हो जाती है। जब किसानों को कुचला जाता है, जो आदमी कुचलता है उसके साथ योगी जी खड़े हो जाते हैं। ममता बनर्जी पर आप कुछ नहीं बोले। अखिलेश यादव ने भी उस बयान का समर्थन कर दिया। वैसे ममता बनर्जी ने बोला, उस पर कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, या फिर आप पास करना चाहते हैं क्वेश्चन? बिल्कुल बोलेंगे। हम तो ये कहते हैं, सदन में भी ये चर्चा से भागते हैं, बच्चों की ममता बनर्जी ने बोला। अरे भाई सुनिए ना, आपको आपको मिलेगी ममता भी, आपको कह रहे हैं ममता बनर्जी ने बोला है। अब आपको जवाब देंगे, पर अभी ये योगी जी का तो जवाब ले लो। अच्छा, नहीं बोलना चाहते, वो भी बात करेंगे, नहीं बोला ममता बनर्जी पे, नहीं बोलना चाहते आप? क्यों जवाब देंगे ना साहब, तो दे ही नहीं रहे पिछले 4 मिनट से। हम तो अरे हम उत्तर प्रदेश का झूठ बोल के चले गए, आपने रोका ही नहीं। आपको रोकना चाहिए था। भैया 5 साल में 9 के उद्घाटन क्यों हुए? 5 साल क्या कर रहे थे? मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं। आई एम चैलेंजिंग इंक्लूडिंग बीजेपी एंड इंक्लूडिंग यू। ओके, आप कैन यू नेम एनी प्लान? एक ऐसी योजना बता दे जो योगी जी ने कंसीव की और जिसको इम्प्लीमेंट कर दिया। लेट हिम आंसर, देन संजय सिंह जी। देखिए, बड़े शांति से धैर्यपूर्वक ढंग से बिना चिल्लाए मैंने सब कुछ सुना। शांति से मुझे सुन लीजिए। मेरे ख्याल से 5 मिनट बोला हमारे भाई ने, कांग्रेस प्रवक्ता ने। 5 सीट अगर आ जाएगी बहुत बड़ी बात है। 5 सीट अगर लिख लीजिए, मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, बहुत रेस्पेक्टफुली बोल रहा हूं। 5 सीट, 1 सेकंड भाई साहब, 3 वर्सेस 1 है। पेपर उठा लो ना। अरे पेपर यहाँ की कानून व्यवस्था तो ठीक रखिए। 3 वर्सेस 1 है, ऐसे कैसे होगा? नहीं, 1 सेकंड, ऐसे नहीं। मुख्तार अंसारी जैसे बिहेव मत करिए। शांति से योगी जी को बोलने दीजिए। शांति 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 शांति। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए। क्या है
ये क्या है? लंबी सांस यहाँ से। आप हरा कुर्ता झाड़िए, पहले रुकिए, भगवा को बोलने दीजिए। अभी ओम लंबी सांस, अभी हरा कुर्ता झाड़िए, भगवा को बोलने दीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम लंबी सांस यहाँ से लीजिए, नाभि से लीजिए। बैठ के वहां सिखाइए ना, यहाँ क्यों बैठ के सिखा रहे हैं? मन शांत रहेगा। चद्दर लाना रे, बिछाओ चद्दर, इनको सिखाने दो वहां पे ओम। अरे ओम के साथ में वो भी बता दूंगा। जटाटवी गलत जुलल प्रवाह पावितस्थले गलेब लंब लंबिता भुजंग तुंगता डमक 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 डमक। अरे बोलने दो ना। डमक 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 निदाड वट डमर चकार चंद टांदम तनो तनु शिवम शिवम। आप थोड़ा लंबी सांस लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो दोबारा फिर सुना दूंगा। जटा कटा संभ्रम भ्रम नील्प निर्झरी बिलोल बीच बिलरी विराजमान मूर्धनि हो गया हो तो मैं भी गा दूं। धधक जल ललाट पट्ट पाव के चकोर चंद तांडव। ठीक है, मैं इनको सुना रहा हूं, मैं ये भी गा के सुना दूंगा। कांग्रेस में गाली मार रही है, इनको साथ ले लीजिए। आपको इसलिए मैं बोल रहा हूं कैसे होगा। देखिए यहाँ दो बातें हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी का सवाल है, इन्होंने कहा हमने बनाया अयोध्या में बनाया, हमने गोरखपुर में बनाया, हमने यहाँ बनाया, हमने वहां बनाया, सारे जगह मेडिकल कॉलेज खोल दिए, हर जगह एक्सप्रेसवे बना दिया, पुल बना दिया। 2017 में ये मोदी जी और योगी जी आके सारे पुल ले गए, ये सारे मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया हमने, सारे स्कूल तोड़ दिए हमने। बनाया कुछ नहीं, बेवकूफ बनाया, आप लोगों का बेवकूफ बनाया। और इतना बनाया था तो जनता आपको 2017 में इस पर, आप तो साइकिल में दो अच्छे लड़के बैठ के निकले थे, बुआ भतीजे सब निकले थे। क्या था? बुआ बबुआ भी निकले थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फिर क्या हुआ चुनाव के बाद? फिर एक दिन देखा तो बुआ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फायदा मुझे हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं। मतलब फायदा हुआ नहीं, मैं तुम्हारी बुआ नहीं, जाओ खत्म। और फिर दो अच्छे लड़के साइकिल में बैठे थे। क्या हुआ उन दो अच्छे लड़कों का? आपने देखा कॉलेज का नाम बता क्या दो। हुआ था उन दो अच्छे लड़कों का? मेडिकल कॉलेज का नाम एक सेकंड साहब, एक सेकंड रुक जाओ। मेडिकल कॉलेज का नाम, एक सेकंड रुक जाओ। आप पहले मेडिकल कॉलेज के नाम, पहले उस बाथरूम का नाम बताओ जहां से टोटी चुराया था, फिर मैं बताता हूँ। बाथरूम से टोटी चुराते फिरते हैं, यहाँ आके चिल्लाते हैं। अरे भाई साहब, बाथरूम से टोटी तक नहीं छोड़ते हो, यहाँ पर आके नाम पूछते हो। ये जब एक्सप्रेस में बना था, हर दिन पूछ रहे थे बताओ टॉयलेट कहाँ है, एक्सप्रेस में टॉयलेट कहाँ है। पता है टॉयलेट क्यों पूछ रहे थे? मेडिकल कॉलेज के नाम, टोटी चुराते जाके टॉयलेट में से, और कुछ काम इनका है नहीं। अब शांति से सुनिए। 30 सेकंड में दें संजय। कैसे बोलूंगा? 30 सेकंड के बीच में हर कोई बोलते रहेगा तो कैसे होगा? अब सुनिए, इन्होंने भी मंत्र पढ़ा, तो मुझे लगता है ये जो हिंदू बनने की कंपटीशन चल रही है, तो मैं भी लेके पढ़ोगे? बिल्कुल किताब से ही पढ़ूंगा। क्यों नहीं पढ़ूंगा? किताब से ही पढ़ूंगा। पढ़ोगे तो कमाल है भाई। मैं भी किताब से पढ़ूंगा। और एक अच्छी बात है, मैं तो कोई और मंत्र लेके आया हूं, मगर मैं उसको नहीं पढ़ता हूं। पहले तो आपने शिव जी का मंत्र पढ़ा, वो भी तांडव स्तोत्र पढ़ा। बहुत आप पढ़ दीजिए। एक सेकंड, बहुत धन्यवाद। प्रोनाउंसिएशन में गलती थी। अरे मैं और दोबारा सुना दूं? आप जरा कहिए। दूसरा भी सुना दूं? नहीं, आप प्रोनाउंसिएशन ठीक करिए, मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक करता हूं। किताब लेके पढ़ोगे? एक सेकंड, मंत्र के बीच में अच्छा किताब लेके बताओ। ये तांडव स्तोत्र पढ़ रहा हूं, कॉपी लेके पढ़ना पड़ता है मंत्र। उच्चारण करेंगे आप भी। जटाटवी करज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिता भुजंग तुंग माणिकाम डमट 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 चकार चंड तनो तनु शिवम शिव शिवम जटा कटाह संभ्रम ब्रह्म नील्प निर्झरी बिलोल विराजमान मूर्धनि। अभी होगा। बता। संभ्रम बोल तो। जटा कटाह संभ्रम नीलिंप निर्झरी। पढ़ो। अरे हम तो बिना पढ़े गा रहे हैं, आप पढ़ के गा रहे हो, दिक्कत है। जटा कटाह संभ्रम भ्रमण नीलिंप निर्झरी विरोल बीच बिलरी विराजमान मूर्धनि। गलत विलोल बीच वल्लरी विराज मूर्धनि। किशोर चंद्रशेखरे रात्रि प्रतिक्षाणम। चलिए रात्रि प्रतिक्षाणम। किशोर चंद्रशेखरे रात्रि प्रतिक्षाणम। आम आदमी पार्टी एक अलग राजनीति करने के लिए देश के अंदर आई थी। आपने क्योंकि जब हमारी पहले भी बात होती थी, आप आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल साहब या आप हो या मनीष सिसोदिया हो, बोलते थे हम अलग राजनीति करने के लिए आए हैं। आपने करप्ट लोगों की सूची बनाई थी, उसमें मुलायम सिंह यादव का भी नाम था। अब उनकी पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। पहली बात तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के जितने मामले हमने पिछले 1 वर्षों में खोले हैं, वो आपके सामने फिर दोहराना नहीं चाहूंगा उसको। काफी लंबा समय हो जाएगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को आपने सूची में डाला था। हमने उत्तर प्रदेश में क्या मुहिम चलाई आपने देखा? 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे देंगे? अब रोजगार कैसे देंगे? क्योंकि काफी सारे 4 लाख नौकरी दे चुके आप। संबित जब आप दे फिर गौरव वल्लभ मैं आपको मैं बस अंतिम 1 मिनट आपसे लूंगा, 1 मिनट से भी कम लूंगा। जी। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इसमें कुछ गलत हो तो मुझे बता दीजिएगा।
आपने 4 लाख नौकरी का जिक्र किया संबित जी। 2017 में सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक, 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक, 2018 में यूपी पुलिस का पेपर लीक, 2018 में अधीनस्थ सेवा का पेपर लीक, 2018 में स्वास्थ्य विभाग के प्रोन्नत का पेपर लीक, 2018 में नलकूप ऑपरेटर का पेपर लीक, 41,000 सिपाही का पेपर लीक, 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर लीक, बीएड परीक्षा का पेपर लीक, पीईटी का पेपर लीक। कितने पेपर लीक हुए? बड़े सारे पेपर लीक हो गए। जवाब संबित पात्रा, गवर्नर कैसे करेंगे? ठीक है। और लाखों टेट का पेपर जो लीक हुआ, ये तो टीटी की परीक्षा लीक। जी टीटी का पेपर जो लीक हुआ, इसमें तो 20 लाख बच्चों के छात्रों के भविष्य में सवाल। आप बताइए, रो रहे थे वो गेट पर। संजय भाई जवाब दे रहा हूँ। संजय भाई ने सही कहा, हम मित्र हैं, बहुत सालों से हम फॉलो भी करते हैं आम आदमी पार्टी, बीजेपी की राजनीति वो फॉलो कर रहे हैं ताकि हम जवाब दे सके एक दूसरे को। मैं 5-6 साल पीछे जाता हूं, इन्होंने तो लिस्ट निकाला था 13 लोगों के, मोस्ट करप्ट पीपल ऑफ इंडिया। नंबर 3 पे मुलायम सिंह यादव, नंबर 4 पे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जी से थोड़ा 2015 के आसपास गले मिले थे, अब गले मिलने वाले हैं मुलायम सिंह यादव जी से। इन्होंने कहा था कि हम अलग प्रकार की राजनीति करेंगे, और राम मंदिर को लेकर मैंने वो वीडियो देखा था, आपने वीडियो देखा था कि नहीं मुझे नहीं पता। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी उस वीडियो में कह रहे हैं, मेरी नानी ने कहा है कि जिस मस्जिद को ढहा करके राम मंदिर में रहें, वो राम के मंदिर में जाना नहीं है। नानी को दुखी करके अरविंद केजरीवाल अयोध्या गए, अब राम मंदिर में जाकर वहां हाथ जोड़ के कह रहे हैं, भगवान राम आप मेरे हैं। देखिए, राम मंदिर के ऊपर हमसे सवाल मत पूछिए, बिल्कुल मैं गर्व के साथ कह रहा हूं। सवाल नहीं पूछे। 500 वर्षों से हिंदू तड़प रहा था राम मंदिर बनाने के लिए, एक खून नहीं बहाया हिंदू ने। देखिए, मुझे दुख इस बात का है, यहां वैसे लोग हैं जो कुर्ते का रंग भी केवल इसलिए पहनते हैं ताकि अपीजमेंट हो सके। अच्छा, तो तिरंगे हिंदुओं की बात करने आए हैं, तिरंगे से हटा दो, हिंदुओं की बात करने आए हैं। हरा कुर्ता छोड़कर मैं चैलेंज करता हूं, छोड़ दीजिए ये, एक दिन भगवा कुर्ता तो पहन के दिखा दें भैया। भगवान राम की पूजा बाद में कर ले, एक दिन भगवा कुर्ता तो पहन के दिखा दें। अरे कुर्ते का कलर तो आप उस अपीजमेंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। आप यहाँ बात कर रहे हैं हिंदू धर्म की। जी गौरव वल्लभ जी। संबित भैया, एक सवाल पूछा था, अभी तक उत्तर नहीं मिला। एक ऐसी योजना बताओ जो योगी जी ने कंसीव की हो और जिसको इंप्लीमेंट कर दिया हो। बात किसकी हो रही है? इसका कुर्ते का रंग ऐसा क्यों है? गौरव वल्लभ ने लाल क्यों पहन लिया? मेरा बूट का कलर काला क्यों है? अरे भाई, उत्तर प्रदेश में जाके मशीन लर्निंग की बात करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, रोबोटिक्स की बात करो, लोगों के युवाओं को रोजगार की बात करो, गंगा मैया की सफाई की बात कराओ, महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल करने की बात करो। बात क्या हो रही है? ये रंग ये क्यों है? ये भगवा क्यों नहीं पहन के आता? मैंने पहना हुआ भगवा, बोलो पहना हुआ है, मैंने पहना हुआ, बोलो। कल तक नहीं, राहुल गांधी आके एक बार कैंपेनिंग तो कर ले। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अमेठी